हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं जेनेटिक्स का शॉर्ट रिवीजन। ठीक है, आप लोग से जो वादा किए थे वो वादा को हम जा रहे हैं निभाने। एकदम सबको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप स्पीड में एक बार देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, आज है 27 जनवरी, आज ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज ही आपको देख के ख़त्म कर देना है। लगभग ये 30 से 40 मिनट का होगा, लेकिन आपको यूट्यूब में स्पीड में जाके देख लेना है। एक शॉर्ट रिवीजन है आपके लिए, ठीक है। इसमें आपको पूरा डाटा याद करा देंगे, रेशियो याद करा देंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी याद करा देंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स पार्ट 1 के बारे में। ठीक है, आपका देखिए चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखो, पूरा जेनेटिक्स और इवोल्यूशन मिला के आपका 20 से 25 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, और जेनेटिक्स अगर आपका मजबूत है तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा से निकल जाएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले इनहेरिटेंस। तो ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जब कोई कैरेक्टर पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। वेरिएशन, प्रोजेनी डिफर फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, बस देखते चलो आगे। मेंडल के लाइफ हिस्ट्री पे सवाल आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फुल नेम ग्रेगर जॉन मेंडल आपको पता ही है। ठीक है बाबू, उसका बर्थ पूछता है कहाँ कब हुआ था। 22 जुलाई 1822 ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, जन्म कब, सॉरी मरा कब था? 1884। हाँ, अब और जो इम्पोर्टेंट बात है, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट अकर्स ऑन पाइजम सताइवम। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? पी प्लांट, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइजम सताइवम, और इसी को हम लोग बोलते हैं गार्डन पी। ठीक है, मेंडल का एक्सपेरिमेंट कब से कब तक हुआ? तो याद रखना 1856 से, समझे बच्चे, कब तक हुआ था? 1863 तक हुआ था। कितना साल? दैट इज 7। याद रखना, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था 1856 से 1863 में हुआ था। ठीक है बच्चे, याद रहेगा, 1856 से 1863, 7 ईयर से। मेंडल चूज 7 कैरेक्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, और 7 पेयर्स ऑफ ट्रेट। मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिया था या 7 जोड़ा का ट्रेट लिया था। मेंडल एक्सपेरिमेंट पब्लिश ऑन, कौन बुक में पब्लिश हुआ था बाबू? माइक्रोग्राफिका ऑन 1865। ठीक है, पहला पेज में ये मेंडल्स का लाइफ हिस्ट्री पर ही सवाल आता है। ठीक है, अगला पेज में चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला पेज देखते हैं। करेक्टर, ठीक है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। अभी आपको सिर्फ हम क्वेश्चन पर बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इस पर, हमको देखना क्या है, सुनो। वाई डिड मेंडल चूज, ये सब्जेक्टिव सवाल आता है। वाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट ऑन हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही क्यों चूज किया? तो चारों आपको आंसर लाइन में दिए। पी प्लांट है शॉर्ट लाइफ स्पेन, ठीक है, दैट इज 3 मंथ और 90 डेज। दूसरा, पी प्लांट हैज़ मैनी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। पी प्लांट के पास बहुत सारा कैरेक्टर है। तीसरा पॉइंट है, पी प्लांट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड एंड कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 1 ग्रोइंग सीजन, 3 से 4 महीना। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट है, फ्लावर्स ऑफ बर्ड पोलिनेशन या सॉल्ट पोलिनेशन इजी टू आर्टिफिशियली क्रॉस पोलिनेटेड। ठीक है, ये सवाल बनता है वाई मेंडल चूज पी प्लांट इन इस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अगला पेज में चलते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म पोजेस 2 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। आप, हाँ, ये बात याद रखना, एक तो हेरिडेटरी कैरेक्टर होता है, एक हेरिडेटरी होता है कैरेक्टर विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ऑटोमेटिकली। ठीक है, माँ बाप से बच्चों में जो कैरेक्टर अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा, या तो बच्चे अपने आप इस कैरेक्टर को अपने से डेवलप करते हैं, जैसे कि हम जिम करेंगे तो मेरा बॉडी हट्टा हट्टा होगा। ठीक है, वेरिएशन, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। और फिर अगला टॉपिक नहीं, दिस इज बिकॉज डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ भी इम्पोर्टेंट नहीं है सवाल। हाँ, ये सवाल आता है, वाई डिड मेंडल सक्सेस इन हिज हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल को उसके एक्सपेरिमेंट में सक्सेस क्यों मिला था? तो बिकॉज मेंडल यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक इन हिज एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट डाटा। ठीक है, फिर सवाल है, व्हेन डिड मेंडल वर्क गेट रिकॉग्नाइज। वाई डिड मेंडल वर्क गेट नॉट रिकॉग्नाइज। मेंडल जो इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे, पाइजम सताइवम पे, तो मेंडल के वर्क को उस टाइम पहचान क्यों नहीं मिली थी? तो अब देखो, बिकॉज ऑफ स्टैटिक्स एंड मैथमेटिकल लॉजिक यूज बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट डिड नॉट अंडरस्टैंड बाय अदर साइंटिस्ट। क्योंकि मेंडल ने अपना डाटा को निकालने के लिए जो मैथ का और स्टैटिक्स जो लगा रहे थे, दूसरे साइंटिस्ट को समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, और उस टाइम इसका जो एक्सपेरिमेंट पब्लिश हुआ था ज़्यादा लोगों तक पहुंचा नहीं था। तो देखो, लिमिटेड सर्कुलेशन एक्सपेरिमेंट ऑन न्यूज़पेपर। ठीक है, और उसी टाइम जो डार्विन है अपना जो थ्योरी को पब्लिश किया था। ठीक है, तो सारे लोग का कंसर्न क्या था? डार्विन के थ्योरी की तरफ। तो एट द सेम टाइम चार्ल्स डार्विन थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पब्लिश इन मार्केट। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल के मौत के 16 साल बाद, आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ मेंडल्स डेथ, 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट रीडिस्कवर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट 1900 में।
मेंडल के मरने के 16 के बाद सन 1900 ईस्वी में 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने मेंडल के एक्सपेरिमेंट को री एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या था? री एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो कौन कौन था वो साइंटिस्ट? कार्ल स्कोरेन, टस्चर मार्क, ह्यूगो डी ब्राइस, और रिडिवस किया था 1900 में। इस प्रकार जब पता चला कि मेंडल ने जो काम किया था सही किया था, तो फिर उसके बाद हमने मेंडल को क्या बोला? फादर ऑफ जेनेटिक्स। याद रखना, ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स, पुराना जेनेटिक्स का बाप वही है। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स गैराड, और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ये सवाल पूछता है कभी कभी, टी.एच. मॉर्गन। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर कौन है बाबू? टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन। अब देयर आर 7 कैरेक्टर्स या 7 पेयर्स ऑफ ट्रैक चूजन बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। सबको पता है, एक बार रिवाइज कर लो, हम ही रिवाइज करा देते हैं, देख लो मेरे साथ। तुमको पता है मेंडल ने 7 कैरेक्टर क्या लिया था? स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉट शेप, पॉट कलर, सीड शेप, सीड कलर। चार्टों तो ऐसे याद कराए थे। ठीक है, फ्लावर पे 2 है, पॉट पे 2 है और सीड पे 2 है, बाकी स्टेम हाइट। तो टॉल क्या है आपका? डोमिनेंट ट्रेट क्या है? हाइट का टॉल। रेसेसिव ट्रेट क्या है? ड्वार्फ। फ्लावर कलर का देखो वायलेट डोमिनेंट है, वाइट रिसेसिव है। फ्लावर पोजीशन एक्सियल क्या है? डोमिनेंट है, और टर्मिनल क्या है? रिसेसिव है। पोर्ट मतलब क्या है? फ्रूट का शेप। इन्फ्लेटेड, कंस्ट्रिक्टेड, याद रखना, ऐसे बताए थे हम। और देखो सीड शेप राउंड, और सीड कलर, सीड शेप रेसेसिव क्या होगा? रिंकल। सीड कलर क्या होगा आपका? डोमिनेंट येलो और ग्रीन। तो एक चीज़ ध्यान से देखो, पोर्ट का अगर कलर की बात करें तो ग्रीन एक बार डोमिनेंट है, एक बार रेसेसिव है। ठीक है, पोर्ट कलर में ग्रीन डोमिनेंट है, जबकि सीड कलर में ग्रीन आपका रेसेसिव है। तो ऐसे देखो, अब देखो पोर्ट कलर में आपका येलो एक बार डोमिनेंट रेसेसिव है, जबकि पोर्ट कलर में आपका येलो डोमिनेंट है। तो ये चीज़ को बढ़िया से एक बार देख लो। ठीक है, चलो बढ़िया से देखते हैं। हाँ, अब आते हैं एलिट्स। एलिट्स में आपको सब्जेक्टिव सवाल पूछता है बाबू, 2 मार्क्स का ही पूछता है। ठीक है, ध्यान देना एलिट्स। और तुमको तो बोले थे एलिल्स क्या? एलिल अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन है, जीन का एक प्रकार है। ठीक है, अलग फॉर्म। प्रेजेंट ऑन द एलिल्स अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेम कैरेक्टर। जैसे कि टी और टी आपस में क्या है? एलिल। स्मॉल टी क्या है? एलिल। कैपिटल टी क्या है? एलिल्स। अगर दोनों सेम लेटर होगा तो होमोजाइगस, कैपिटल स्मॉल हो जाएगा तो हेटेरोजाइगस, है कि नहीं है? तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिस्पॉन्सिबल डिटर्मिनेशन ऑफ सेम कैरेक्टर। एलील्स आर ऑलवेज इन पेयर। सबको पता है एलील्स हमेशा क्या होगा? जोड़ा में। एंड सेपरेट ओनली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। और अलग कब होगा बाबू? गैमेट बनने के दौरान एलील्स एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। ओके बाबू, अगला पेज आए। हाँ, इट इज़ 2 टाइप्स। आपको सबको पता है, होमोजाइगस एलील, दोनों एलील जब सेम रहेगा, कैपिटल या स्मॉल, और दूसरा हेटेरोजाइगस जब कैपिटल स्मॉल रहेगा। होमोजाइगस इज व्हेन बोथ द एलील्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, प्रेजेंट ऑन सोम होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोजाइगस एलील और हेटेरोजाइगस एलील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पूछेगा होमोजाइगस एलील का डेफिनेशन और हेटेरोजाइगस एलील का डेफिनेशन। तो हेटेरोजाइगस एलील को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, देखो, व्हेन बोथ द एलील्स आर नॉट आइडेंटिकल या फिर अनआइडेंटिकल, जैसे कि प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, जैसे कि ये क्या हो जाएगा? होमोजाइगस, ये क्या हो जाएगा? होमोजाइगस, जबकि ये क्या हो जाएगा आपका? हेटेरोजाइगस। ठीक है बच्चे, अब जैसे कि यहाँ पर दिया है आइडेंटिफाई होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस पेयर, तो आसान है। हेटेरोजाइगस होमोजाइगस 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 हेटेरोजाइगस होमोजाइगस होमोजाइगस। ठीक है, तो ये सवाल हम करके दिए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बच्चे, चलो, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। हाँ, कितना टाइप्स का गैमेट बनेगा आपको दिखाई दे। फॉर्मूला टू कैलकुलेट टाइप्स ऑफ गैमेट बराबर 2 टू द पावर n। तो n बराबर क्या था? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पर तुमको देखना है कितना जोड़ा हेटेरोजाइगस का, एक तो n बराबर कितना? 2। तो 2 के पावर 2 बराबर 4 टाइप्स का गैमेट बनेगा। इसमें देखो एक तो है हेटेरोजाइगस नहीं है, ए भी होमोजाइगस और बी भी क्या है आपका? होमोजाइगस। तो n बराबर क्या हो गया? 0। 2 के पावर 0 बराबर क्या होता है? 1। सिर्फ 1 टाइप्स का गैमेट बनेगा। यहाँ पर देखो, ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस होमोजाइगस, तो n बराबर सिर्फ 1। तो 2 के पावर 1 बराबर 2 टाइप्स का बनेगा। तो एक बार आप जाके प्रैक्टिस कर लो, हम बढ़िया से कराए हैं। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, टाइप्स ऑफ गैमेट बनाने के लिए ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना बाबू। कैसे कहेगा कि जो हेटेरोजाइगस जोड़ा है, ठीक है, बोलते इसका क्या क्या गैमेट बनेगा। तो पहले तुम्हें पता करना है कितना टाइप्स का बनेगा। ये देखो, तो एक हेटेरोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस, तो n बराबर कितना हो गया? 2। तो 2 के पावर 2 बराबर 4। तो क्या क्या बनेगा आपको सिखाए थे हम।
जैसे कि टी का अगर तुमसे आर का पूछ लिया तो इसका गला पकड़ोगे, कैपिटल का 2 हाथ निकालोगे, आर और आर स्मॉल का हाथ पकड़ोगे, 2 हाथ निकालोगे, आर और आर, तो कोना कोनी गुना कर दो, क्या बनेगा टी आर, इधर क्या बनेगा टी आर, इधर क्या बनेगा टी आर और इधर बनेगा टी आर। प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, बढ़िया से हम करा के रखें, जल्दी से देख लो एक बार, ठीक है। गैमेट बनाने का तरीका तो एक बार देख लो, भूल तो नहीं गए होगे ना। चलो अच्छा, इधर तो हो गया, आ जाओ पेज नंबर 9 पे देख लेते हैं। चलो 10 पे आप देख लेते हैं। इन अर्ली मेंडल यूज 7 क्या रे फैक्टर फॉर जीन। हाँ, शुरू में मेंडल ने वर्ड फैक्टर का इस्तेमाल करता था जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब फिर कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है, इसको देख लो, ये स्टार देकर लिखे हैं ऑब्जेक्टिव सवाल। कहता है कि जो वर्ड है जीन किसने दिया था, जॉनसन ने। वर्ड एलिल, टर्म एलिल्स किसने दिया था, बैटसन ने। टर्म होमोजाइगस कौन दिया था, बैटसन एंड सॉन्डर्स ने। और मोनोहाइब्रिड को उससे सवाल पूछता है, क्रॉस करके देख लेते हैं। जबकि क्या बोलता है, मोनोहाइब्रिड मतलब एक ही कैरेक्टर को लेंगे। व्हेन क्रॉस अगर बिटवीन 2 सिंगल पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड मतलब क्या, एक सीधा और एक उल्टा ऑपोजिट ट्रेड, ठीक है। या फिर एक कैरेक्टर का कितना ट्रेड होता है, दो, एक डोमिनेंट ट्रेड और एक रिसेसिव ट्रेड, तो एक पेयर ट्रेड हो गया ना, तो कैरेक्टर कितना हो गया, एक ही। अगर हम हाइट की बात करेंगे, हाइट की बात, तो क्या हो गया, एक टॉल और एक ड्वार्फ। तो टॉल और ड्वार्फ क्या हो गया आपका ट्रेड, जबकि हाइट क्या हो गया कैरेक्टर, तो सिंगल कैरेक्टर हो गया। तो व्हेन ए क्रॉस अकर्स बिटवीन सिंगल पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड या सिंगल कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या लिया है, स्टेम हाइट दैट इज क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल एंड ड्वार्फ पीपल। तो प्योर टॉल के लिए क्या लिखोगे, कैपिटल टी, प्योर ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, है कि नहीं है। और अगर सब्जेक्टिव सवाल पूछेगा तो फिनोटाइपिक जीनोटाइप से आपका हमेशा जीनोटाइप डेफिनेशन पूछता है, याद रखना। फिनोटाइप और जीनोटाइप से सबको पता है क्या होता है फिनोटाइप, एक्सटर्नल एपियरेंस ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको उतार लो कॉपी में अगर ध्यान से देखना चाहती हो, जब कोई कैरेक्टर को हम लोग बाहर से देखते हैं, ठीक है बच्चे। तो एक्सटर्नल एपियरेंस ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ कंट्रोल बाय जीनोटाइप। याद रखना, फिनोटाइप को जीनोटाइप कंट्रोल करता है और ये इन्वायरमेंट के साथ बदलता रहता है। ये बहुत विवेक किए हैं। एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ए कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ कंट्रोल बाय जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। देख लो एक बार फिर से कर रहे हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ कंट्रोल बाय जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ठीक है। एंड इट चेंजेस विद द चेंज ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फिनोटाइप आपका बाहरी वातावरण के बदलने से बदलता है, जबकि जीनोटाइप की बात करेंगे उल्टा चलता है। जो जेनेटिक मेकअप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ कंट्रोल बाय इट सेल्फ, इट डो नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के बदलने से बिल्कुल भी नहीं बदलता है, ठीक है। आइए, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन का इनहेरिटेंस मतलब एक ही जीन ट्रांसफर होगा, ठीक है। सिंगल पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, मेंडल्स ऑफ इनहेरिटेंस या फिर मेंडल्स लॉ, क्या क्या है देख लो। यहीं पे एक लिस्ट बना दी है, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल का डोमिनेंस लॉ को मेंडल का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। मेंडल का दूसरा लॉ देखो तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट या फिर लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ कैरेक्टर, या मेंडल का सेकंड लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ भी है ये। और तीसरा जो लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टेंट, ठीक है। ये और ये तीनों है मेंडल्स का लॉ। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, सिंपल है, व्हेन पेरेंट विथ प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर क्रॉस्ड ओनली वन ट्रेट आर appear in F1 generation. It means only one trait expressed in F1 generation. The trait which appear in F1 is called as dominant. The trait which hide in F1 is called as recessive trait. जैसे कि देखो कहता है कि जब भी हम किसी एक करेक्टर को लेके दो ट्रेट के बीच क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेट आता है। जैसे कि प्योर टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कराया तो यहाँ जो F1 बनेगा सिर्फ क्या बनेगा, टॉल ही बनने वाला है। देखो सबको पता है क्या बनेगा, कैपिटल स्मॉल टी। तो F1 में क्या होगा, हाइब्रिड टॉल बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका क्रॉस का एग्जांपल देखो, दिखाते हैं अगला लाइन में। देखो प्योर टॉल है, ड्वार्फ है, तो क्या गैमेट बनाया तो टी बनेगा, टी दोनों मिलने के क्या कैपिटल टी, क्या बनेगा F1 है कि नहीं है। ऑल आर टॉल, कौन प्योर टॉल की हाइब्रिड टॉल, तो हाइब्रिड टॉल है। मेक ए क्रॉस बिटवीन, अच्छा ये सिखाए हैं हम क्रॉस करने का तरीका। ये क्या है, हेट्रोजाइगस, ये क्या है होमोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस दो टाइप्स का गैमेट 2 गुना 1 बराबर 2 टाइप्स का बनेगा, तो क्या बना टी और टी। देखो टी टॉल हाइब्रिड और ड्वार्फ हाइब्रिड सब क्रॉस करने के लिए सिखाए थे। होमोजाइगस 1 ही टाइप का बनेगा, होमोजाइगस 1 टाइप्स का बनेगा, सब तो सिखाए थे हम, ऐसे लिखा हुआ है, क्रॉस करने का तरीका सिखाए थे। आओ पेज नंबर 13 पे हम लोग देख लेते थोड़ा सा। अच्छा ये भी क्रॉस करने का तरीका सिखाए थे, तुम लोग को तो याद ही होगा। ये क्या है, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस कितना टाइप्स का गैमेट बनेगा, दो तो 2 दूनी 4 कितना बनेगा, टोटल 4 प्लांट बनेगा। देखो बनाइए, टॉल है, हाइब्रिड टॉल है, हाइब्रिड टॉल है। ये देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूछेगा तो नहीं, पर देख लो सेकंड लॉ ऑफ मेंडल,
इसी को हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ मेंडल, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या मेंडल के लॉ, सेकंड लॉ को हम लोग क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस लॉ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट या स्प्लिटिंग ऑफ कैरेक्टर्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या एक्सपेंशन विल टेल पेयर एलील्स ऑफ सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। नोट इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ेंगे। ये क्रॉस करने का तरीका सिखाया है। प्योर टॉल ड्वार्फ के बीच क्रॉस कराया है तो गैमेट बना होगा क्या, टी। तो F1 क्या हो गया, जनरेशन ऑल आर 100% हाइब्रिड टॉल। सेल्फ क्रॉस कराया आपस में तो टी। तो यहाँ पर क्या बना है देखो, तो कैपिटल T प्योर टॉल, ये देखो क्या हाइब्रिड टॉल और ड्वार्फ। तो टॉल इज टू 3 क्या, टॉल इज टू रेशियो क्या हो गया, 3:1। फेनोटाइपिक रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाला क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्योर टॉल और ड्वार्फ को जब क्रॉस कराए तो गैमेट क्या है, दोनों सेम है तो एक टी आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा टी, दोनों मिलकर तो कैपिटल स्मॉल टी। तो ये क्या हो गया आपका F1 जनरेशन। तो क्या बना है, ऑल आर 100% टॉल। पर कौन सा टॉल है बाबू, हाइब्रिड टॉल। इस हाइब्रिड टॉल को जब हम लोग आपस में सेल्फिंग कराए, मतलब क्या टी का क्रॉस टी से ही कराएंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, दो टाइप्स का गैमेट, यहाँ पर भी दो टाइप्स का गैमेट। देखो बन तो क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका सेल्फ क्रॉस जब कराए तो क्या बना, प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल और प्योर टॉल, सॉरी ड्वार्फ। तो टॉल अगर हम बात करें सिर्फ टॉल, तो टॉल कितना, 2 यहाँ पर बना है और एक यहाँ पर 3 और ड्वार्फ का बना है 1। तो टॉल और ड्वार्फ का रेशियो क्या, 3:1। तो फिनोटाइपिक रेशियो होगा कि नहीं होगा, किसका, मोनो हाइब्रिड की डायहाइब्रिड। याद रखना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होता है, जबकि आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है वो, तो प्योर टॉल का बना है 1, हाइब्रिड टॉल का बना है 2, ड्वार्फ का बना है 1। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1 रेशियो, याद रखना। हाँ, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल्स के डोमिनेंस लॉ का एक्सेप्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस मोस्ट वीवीआई पे पढ़ाए हैं हम लोग। इट इज द कंडीशन इन विच द डोमिनेंट एलील डू नॉट कंप्लीटली मास्क द हाइड द रेसेसिव एलील। ठीक है, मान लो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये डोमिनेंट एलील है और ये रेसेसिव एलील है। ये ऐसा कंडीशन है जो कैपिटल आर स्मॉल आर को कंप्लीटली छुपाने नहीं पाता या फिर इसको दबाने नहीं पाता है। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है कि नहीं है। तो इट इज़ द कंडीशन इन विच डोमिनेंट एलील डू नॉट कंप्लीटली मास्क द इफेक्ट ऑफ रेसेसिव एलील। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बेस्ट एग्जांपल तुम लोग को याद करना, कौन दिखाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मिराबैलिस जलापा और 4 o'clock प्लांट, याद रहेगा ना बच्चे। और इसके अलावा कौन दिखाता है, डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन या एंटीहिरनम, एंडोलिसिया फॉल। क्रॉस कैसे कराया, देखो कोई रेड फ्लावर है कैपिटल आर, कोई वाइट फ्लावर है स्मॉल आर। तो ये लिया है इसने किसके अलग, किसका बाबू, मिराबैलिस जलापा का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर। तो नियम से क्या होना चाहिए, हम लोग जो मेंडल्स के डोमिनेंस के लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए आपका, हाइब्रिड रेड होना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि कैपिटल आर वाला रेड है। ठंडी यहाँ पर क्या बन गया आपका बाबू, पिंक कलर बन गया। ध्यान से देखो क्या बन गया आपका, देखो नियम से क्या होना चाहिए, हाइब्रिड रेड, पर यहाँ पर क्या बन गया, पिंक कलर, है कि नहीं है। जब इसको फिर से सेल्फ क्रॉस कराया तो आर 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 आर, तो यहाँ पर देखो तो जब दोनों लेटर कैपिटल आर आ गया तब रेड बना है, लेकिन जब यहाँ पर कैपिटल स्मॉल आ रहा है, हेट्रोजाइगस बन रहा है तो पिंक बन रहा है, और जबकि दोनों ये वाइट तो होगा ही यहाँ पर। तो रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। तो आपका पहला सवाल है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो आपका फिनोटाइपिक रेशियो क्या है 1:2:1, जबकि जीनोटाइपिक रेशियो क्या है बाबू, 1:2:1। ठीक है बच्चे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगला 1:2:1। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो रेशियो हो वही सेम रेशियो किसका होगा, कोडोमिनेंस का। तो कोडोमिनेंस का देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला एक्सेप्ट थ्योरी हम लोग क्या होगा, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो रेशियो दिया हुआ है, रेड इज टू पिंक इज टू वाइट, क्या, तो 1:2:2, ये दोनों के लिए है। ये दोनों है, जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है आपका, सेम होता है। किसमें, इनकम्प्लीट सेम कोडोमिनेंस में भी होगा, जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, सेम होता है। इन दिस देखो डेफिनेशन, इन दिस बोथ द दैट इज डोमिनेंट एंड रेसेसिव आर इक्वली पोटेंट या पावरफुल। इन दिस नो एलील्स कैन मास्क और एक्सप्रेस द इफेक्ट ऑफ अदर एलील्स। मान लो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें दोनों बराबर पावरफुल है, कोई किसी को दबाने नहीं पाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो रट के ही जाना, AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, आपका क्या दिखाता है, आपका कोडोमिनेंट, जबकि ABO ब्लड ग्रुप किसको दिखाता है, मल्टीपल एलिलिज्म को। किसको, मल्टीपल एलिलिज्म को। अभी लास्ट टाइम में वो जैसे रिवाइज कराते हैं वैसे कर लो, स्पीड में देख के तुम्हारा फायदा हो जाएगा। AB ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस दिखाता है, स्टार्च सिंथेसिस दिखाता है, और उसके बाद रूट कॉलम दिखाता है। तो और एक क्रॉस करके दिखा देते हैं, RR क्या हो गया, ये क्या हो गया क्रॉस, तो बताइए तुमको। रोन कोट कोड बनाए, जब इसको सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो आपको क्या मिलने वाला बाबू रेशियो, आपको रेशियो क्या मिलने वाला है, देखो 1:2:1। तो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो कोडोमिनेंस पे भी क्या होता है बाबू, सेम होता है। ठीक है, प्लियोट्रोपी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जीन, इफ़ ए सिंगल जीन कंट्रोल मोर देन वन फैक्टर, एक ही जीन एक से ज़्यादा फैक्टर को जब कंट्रोल करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, प्लियोट्रोपी। व्हेन ए सिंगल जीन कंट्रोल मोर देन
वन फैक्टर इज नॉन एज प्लियोट्रॉपी। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, फिनाइल कीटोन यूरिया। और आज का जो सबसे बेस्ट टॉपिक है, जहाँ से मेरा बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम्हारा भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेल के निकाल दोगे तुम लोग, ठीक है। बस सुन लो ध्यान से, मल्टीपल एलिज्म। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ABO ब्लड ग्रुप, याद रहेगा ना एग्जाम्पल। व्हेन मोर देन वन एलील्स, एक से ज़्यादा एलील्स, व्हेन मोर देन वन एलील्स आर प्रेजेंट फॉर सेम जीन इज नॉन एज मल्टीपल एलिज्म। ठीक है, एक ही जीन के लिए एक से ज़्यादा एलील जब प्रेजेंट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलिज्म। ABO ब्लड ग्रुप इसका बेस्ट एग्जांपल है। देयर आर 4 फिनोटाइप एंड 6 जीनोटाइप आर पॉसिबल इन ABO ब्लड ग्रुप। ये लाइन तो याद ही है, आपको करके भी दिखाए थे हम, देख लो कैसे। अगला लाइन देखो, AB जो ब्लड ग्रुप है, सिर्फ AB कोडोमिनेंस दिखाता है, जबकि ABO कौन, ABO जो होता है आपका मल्टीपलिज्म दिखाता है। देखो ABO ब्लड ग्रुप हैज 3 डिफरेंट जीन्स, IA जीन डेट इज IA, IB और IO। आपको पता है एंटीजन AB, एंटीजन C, एंटीजन AB, एंटीजन AB। तो ब्लड ग्रुप जो एंटीजन होता है वही ब्लड ग्रुप बनता है। तो एंटीजन तो ब्लड ग्रुप A, एंटीजन में तो ब्लड ग्रुप B, एंटीजन AB B, एंटीजन कुछ भी नहीं तो ब्लड ग्रुप अंडा है कि नहीं। तो एंटीबॉडी उसके उल्टा होता है, तो B है, A है, नहीं है इसमें AB। तो जीनोटाइप कैसे लिख सकते हो, अगर IA है तो IA हमेशा जीन तो पेयर में होता है, तो IA IA भी हो सकता है और IA IO भी हो सकता है कि नहीं। तो वो हमेशा रिसेसिव होगा। देखो यहाँ पर ध्यान देना। आओ, तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा, AB और याद हो गया ना। ध्यान से देखो, अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो 2 1 2 3 4 5 6। तो जीनोटाइप कितना है, 4। फिनोटाइप कितना, सॉरी जीनोटाइप कितना है, 6। अभी तो बोले ABO ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप 6 होता है और फिनोटाइप कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, और ये तो आसान है, O ब्लड को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, ABO ब्लड को यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन कर लो, एक न्यूमेरिकल कर लो, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम पे याद रहेगा। ठीक, फाइंड ब्लड ग्रुप इन चाइल्ड फ्रॉम पेरेंट AB एंड ABO ब्लड ग्रुप। ठीक है, एक पेरेंट है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, B है, और दूसरा पेरेंट का क्या है, AB। ठीक है, सबको होता है IB ब्लड ग्रुप। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन, या तो होमोजाइगस या तो हेटेरोजाइगस, तो वो तुमको लिख देगा होमोजाइगस B या हेटेरोजाइगस B। तो हमने यहाँ पर क्या माना, होमोजाइगस। तो क्या B होगा, यहाँ पर क्या होगा, AB। दोनों को क्रॉस कराए तो क्या बच्चे में एक ब्लड ग्रुप क्या बन सकता है, AB और B, है कि नहीं है। और दूसरा ऑप्शन भी हम करके देख लें। अच्छा, दूसरा ऑप्शन भी दिए, अगर हेटेरोजाइगस मानते हैं तो IA IB तो यहाँ बनेगा ही, और IB IBO बनेगा, तो क्या बन सकता है, AB B और A। ठीक है, प्रोजेनी विद ब्लड ग्रुप O कैन नॉट प्रोजेनी क्रॉस O। ये क्वेश्चन देख लो, कराए हम यहाँ से। अब अपना कॉपी में एक सब क्वेश्चन सब जल्दी से देख लो। डायहाइब्रिड क्रॉस पर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोग का काम क्या होगा बाबू, खत्म होगा। ठीक है, हम लोग तेज़ी से आ जाएंगे बाबू डायहाइब्रिड क्रॉस में। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में कितना करेक्टर लेंगे, 2 करेक्टर लेंगे, और टोटल ट्रेट कितना हो जाएगा, 4। तो 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट नहीं ले सकते हैं क्या, व्हेन ए क्रॉस occurs between 2 pairs of contrasting trait, that is 2 character is called as dihybrid cross. Cross between tall and round seed, tall देखो 2 ट्रेट आ गया, tall और round, किसके साथ, विद dwarf and wrinkle seed। तो tall के लिए क्या, कैपिटल T, ठीक है, राउंड के लिए कैपिटल R, क्रॉस किया किससे, ड्वार्फ से और रिंकल से। तो सबको पता है TR इधर निकलेगा, देखो TR और TR, तो 2 गुना 2 बराबर कितना रहे, 4 तो बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा, इधर TR बना गैमेट और इधर TR गैमेट बना, ठीक है, दोनों को मिलाए तो क्या हो जाए TTR। तो हो जाए हेटेरोजाइगस कितना है, 2 जोड़ा, तो n बराबर 2, 2 के बाद 2 बराबर कितना टाइप्स का गैमेट बनेगा, 4 टाइप्स। तो 4 टाइप्स का जो गैमेट बनेगा आपका, देखो यहाँ पर क्या बना है, TR 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 TR, है कि नहीं बच्चे, सिखाते हैं नहीं सिखाते। तो यहाँ बस इतना, तो अभी तब एक नज़र देख लो, बस तो भरना सीख लो, ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्ट रेशियो पर हम लोग बात आ जाएंगे, ठीक है, रेशियो पर। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:2 जो 1 है आपका फिनोटाइपिक रेशियो का है, क्या है जी, फिनोटाइपिक रेशियो। अच्छा, यहाँ पर क्या है, एक नज़र शॉर्टकट बताते हैं। तो गैमेट क्या बना है, TR, यहाँ पर क्या बना है TR, क्या बना है TR। तो हम लोग कैपिटल T कैपिटल R क्या बनाएगा, टॉल एंड राउंड। तो तुमसे पूछे टॉल राउंड कितना मतलब, कैपिटल T के लिए क्या 3, राउंड के लिए कैपिटल R के लिए क्या 3, 3 3 9, टॉल राउंड कितना बनेगा 9। कैपिटल T के तो क्या टॉल, स्मॉल R के लिए क्या बोला रिंकल, तो टॉल और रिंकल कितना बनेगा 3, है कि नहीं है, 3:1। शॉर्टकट बताए थे, एक नज़र देख लो। अगला देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो 121, 242 और 121, याद रहेगा ना बाबू, 121, 242 और 121। एक न्यूमेरिकल कराए हैं, देख लो। ये डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिड है, ठीक है, बिटवीन 2 pea plants एंड देयर जीनोटाइपिक TT विथ TT कैलकुलेट फिनोटाइपिक रेशियो।
डायहेब्रिड क्रॉस है, उसने पूछ दिया कि किसके क्रॉस करा, तो TTRR के साथ क्रॉस कराइए ना, तो यहाँ पर कितना बनेगा बच्चे 4 टाइप्स, और यहाँ पर कितना दोनों 4 दूनी 8, टोटल डब्बा कितना बनेगा 8 बनेगा। तो 4 गैमेट इधर इधर इतना गैमेट, तो तुमसे मांग क्या रहा है, कैलकुलेट द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो, तो हो गया 3:1, ये पे निकाल के नहीं करता है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। और ये निकाले हैं, इतना लंबा आपको दिमाग नहीं बनाना है, स्किप करो, इसको भी स्किप करो, ठीक है, स्किप करो, जो स्किप करने बोले वो स्किप करो, ठीक है, ये भी स्किप करो, ये भी स्किप करो, ठीक है। टेस्ट एंड बैक क्रॉस VBI टॉपिक आ गया, टेस्ट एंड बैक क्रॉस मोस्ट VBI। देखो ये डोमिनेंट पेरेंट है और ये रेसेसिव पेरेंट है कि नहीं है, जब दोनों को क्रॉस कराएंगे तो ये क्या F1 जनरेशन बना कि नहीं बना, तो बोले थे इसी F1 जनरेशन को वापस जब डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करा देंगे तो बैक क्रॉस, इसी F1 जनरेशन को वापस जब रेसेसिव पेरेंट से करा देंगे तो टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस VBI और बैक क्रॉस भी VBI कर करके बहुत सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। एग्जाम देख लो, बवंडर मचा देना है एक बार तुम लोग को, बम फोड़ देना साले को। सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करा रहा है, हम ही तो करा रहे हैं, रिवाइज में तो तुमको बहुत फायदा होने वाला है ना। तो टेस्ट क्रॉस देख लो, व्हेन F1, देखो यहाँ पर क्या है आपका F1 है, ठीक है, व्हेन F1 जनरेशन क्रॉस विद रेसेसिव पेरेंट, ठीक है, इस कॉलेज टेस्ट क्रॉस, जब किसी F1 पेरेंट को इसके रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। टेस्ट क्रॉस हेल्प टू डिटरमाइन जीनोटाइप ऑफ द डोमिनेंट पेरेंट, किसी ये जो डोमिनेंट पेरेंट है देखो, इसका जीनोटाइप हमको पता करने में हेल्प करता है। तो ये डोमिनेंट क्या हो सकता है, होमोजाइगस, और ये डोमिनेंट क्या हो सकता है, हेट्रोजाइगस। तो इस टेस्ट क्रॉस करने से हम लोग किसी पेरेंट का डोमिनेंट का, ठीक है, जीनोटाइप पता चलता है। और अगर हम एग्जांपल ये मोनोहैबिट टेस्ट क्रॉस का, तो ये क्या हो गया F1 और इसका रेसेसिव पेरेंट आपस में करा दिया, तो क्या आ गया 1:1। तो मोनोहैब्रिड टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो होता है 1:1 होता है, जबकि डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो होता है 1:1:1:1:1, 4 बार होता है। क्या होता है 1:1:1, कहीं पर लिखी होगी है, हाँ देखो 1:1:1, ठीक है बच्चे, 1:1:1, ये भी याद रखोगे। टेस्ट क्रॉस मोनोहैब्रिड का 1:1, जबकि टेस्ट क्रॉस डायहाइब्रिड का 1:1:1, 4 बार 1:1:1:1। चलो बैक क्रॉस पे आ जाओ, जब किसी F1 जनरेशन को क्रॉस कराते हैं F1 जनरेशन क्रॉस बैक विद डोमिनेंट पेरेंट इस कॉल्ड एज बैक क्रॉस, ठीक है। बैक क्रॉस हमको किस बात में, रिकवर द कैरेक्टर्स इन द पेरेंट पॉपुलेशन, ठीक है। अब इसका सेम क्रॉस कराया तो इसका भी वही होगा। टेस्ट और बैक का रेशियो सेम आता है 1:1 मोनोहैब्रिड में, और 1:1 क्या होता था, कहाँ पर आता है बाबू आपका, डायहाइब्रिड में आता है। कहाँ आता है बाबू आपका, डायहाइब्रिड में आता है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर सेम निकाला है, ये क्रॉस करके दिया है, आपको तेज़ी से बस रिवाइज करते हुए जाना है मेरे साथ, ठीक है। हाँ, 2 जीन इंटरेक्शन, ठीक है, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो जीन यूजुअली फंक्शन एज एक्सप्रेस देमसेल्फ नॉन एलिगिंग इंटरेक्शन। आगे बढ़ो, तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, अभी आपके पास टाइम नहीं है। कम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो देख लो, और क्या आप देखना है इसमें, इसको आप देखो, ये स्किप करने का टाइम आ गया, पूरा नहीं पढ़ना है। कम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो आपका मॉडल पेपर में दिया है 9:7 होता है, और आपका कम्प्लीमेंट्री जीन का एग्जाम्पल कौन दिखाता है, स्वीट पी दिखाता है। कौन दिखाता है, स्वीट पी, लेथाइरस ओडेरेटस। पेज पलटो, अभी आपको नहीं करना है ये, ठीक है बच्चे, अभी आपको नहीं करना है, बस एक नज़र देख लो, पेज पलटो, पेज पलटो। आओ डुप्लीकेट जीन का देख लो एक बार क्या होता है, एग्जाम्पल देखना है, ठीक है। शेफर्ड्स पर्स, ये एक प्लांट का नाम है, ये डुप्लीकेट दिखाता है, मतलब कोई जीन के बदले कोई और काम कर जाएगा। तो क्रॉस क्रॉस कुछ नहीं देखना है अभी, ठीक है, बस एक बार डेफिनेशन देख लो। इफ द डोमिनेंट एलील्स ऑफ 2 लोकस प्रोड्यूस द सेम फेनोटाइप व्हेन इधर, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है ये, एक नजर आप एग्जाम्पल और रेशियो देख लो, ठीक है। जल्दी से पलटो पेज। ईपी स्टेटस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बीबीआई करके भी रखें पहले से, जो बोलेंगे बाबू वही सब सवाल आएगा बाबू, ठीक है, जुबान का भरोसा है, ठीक है। बवंडर मचा देना तुम लोग एग्जाम के दिन, बस हम मेहनत तुम्हारे साथ, सारा चैप्टर को ऐसे रिवाइज करेंगे। द जीन विच मास्क, ऐसा जीन जो किसी दूसरे जीन का पावर को कम कर देता है या हाइड कर देता है, तो क्या लिखेंगे, जीन विच मास्क द हाइड द एक्शन ऑफ एन, सही से देखो, द जीन विच मास्क या हाइड द एक्शन ऑफ एनदर नॉन एलिलिक जीन इज टर्म एज एपिस्टेटिक जीन। द जीन हुज इफेक्ट आर मास्क आर कॉल्ड एज हाइपोस्टेटिक। ऐसा जीन जो किसी दूसरे जीन के पावर को मास्क कर देता है, छुपा देता है, उसको एपिस्टेटिक, जो दब जाता है उसको हाइपोस्टेटिक जीन बोलते हैं, ठीक है। टू टाइप्स, रेसेसिव एपिस्टेटिस, डोमिनेंट एपिस्टेटिस। रेशियो लिखते हैं, आपको याद नहीं करना है, बस इसका डेफिनेशन पढ़ के चले जाओ, ठीक है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास अब। चलो अगला पेज पे आते हैं, ये एक्स्ट्रा आपको जा रहा है, इसमें भी कुछ नहीं देखना, आगे बढ़ो, इस पर भी कुछ नहीं देखना है, आगे बढ़ो, टाइम नहीं ना आपके पास। ये सवाल जब मेरे पास बहुत दिन तक पढ़ेंगे तब आपको देखना है, ठीक है। आओ कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक नज़र देख लेते हैं आपको, ठीक है।
ये जो पूछा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वीबीआई है ये आपका, इसका रेशियो पूछता है। तो सवाल सुनो कैसे पूछेगा, ध्यान से देख लो। आपको बार बार हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का दूसरा नाम क्या है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव। और कौन दिखाता है उसका, आपका स्किन का जो कलर होता है क्वांटिटेटिव दिखाता है। रेशियो आपको पता है, काला गोरा का जो क्रॉस कराए थे, है कि नहीं है। 6D का मतलब क्या है, डोमिनेंट। तो देखो 1:6:15:20, फिर उल्टा चलो 1:6:15 इधर से और 1:6:15 और बीच में क्या है 20। तो एक नज़र देख लो बस, ये भी नहीं पूछेगा आपका, लंबा बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। फिर भी हम देखो डेफिनेशन लिख दिए हैं, आप देख लो। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय मोर देन जीन, 3 जीन लिखा होगा, मोर देन 1 जीन और क्वांटिटेटिव जीन इज कॉल्ड एज पॉलीजीन और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। कर्नल कलर ऑफ व्हीट, स्किन कलर ऑफ कंट्रोल बाय 3 जीन्स, लेकिन जीन ABC कंट्रोल करता है कि नहीं है। तो देखो जीन ABC क्या है, जीन हमेशा जुड़ा में कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C। वेरी डार्क या नेग्रो कलर का होगा, स्मॉल A स्मॉल B स्मॉल C क्या होगा, वेरी फेयर होगा। दोनों को जब करेंगे तो कैपिटल ये यही तो होगा, F1 होगा ना। क्या आपका सर्मुलेटोज बना है। अब इसको सेल्फिंग कराएंगे तो यहाँ पर देखो कितना टाइप्स का 64 बच्चा बनेगा, करके दिखाए थे। तो फिर भी देखो कोई बना के दिया है, लोग देखो ऐसे ही बनाया है, वेरी गुड। चलो क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा तो 5 मार्क्स, नहीं पूछेगा तो कुछ नहीं, ये वाला थ्योरी, ठीक है। लाइक हेरिडेटरी ट्रेट, क्रोमोजोम रिटेन देयर नंबर स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअलिटी थ्रू आउट लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कहता है कोई भी हेरिडेटरी ट्रेट के तरह क्रोमोजोम अपना नंबर, रिटन स्ट्रक्चर, आइडेंटिटी जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन रखता है, बरकरार रखता है। नाइदर टू गेट लॉस्ट और मिक्स एंड बिहेव एज ए यूनिट, दोनों आपस में कभी भी ना लॉस्ट होता है, ना ही ज़्यादा पाएगा, ना ही कुछ चेंजेस होगा। दूसरा स्टेटमेंट देखो, बहुत क्रोमोजोम एज वेल एज जीन अकर्स इन पेयर, क्रोमोजोम जो हमेशा क्या होता है, जोड़ा में होता है। बहुत क्रोमोजोम एज वेल एज जीन सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन वाली, ठीक है। कब होगा बाबू, गैमेट बनने के दौरान क्या हो जाएगा, दोनों सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। आओ, a gamet contain only one chromosome and a pair of alleles, 2 paired condition of chromosome in Mendelian factor। इसमें भी हाँ चलो, हमको जो पढ़ना था वो मिल गया। चलो आओ टॉपिक पे आते हैं। यहाँ से देखो, ध्यान दो, अब जहाँ ध्यान देने की बात है वहाँ पर पूरा ध्यान देना। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, देखो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय TH मॉर्गन। क्रोमोजोम थ्योरी को वेरीफाई कौन किया था, TH मॉर्गन, ठीक है। और कौन सा किया, किस पर किया था, फ्रूट फ्लाई पर। ये इसी का दूसरा नाम क्या बच्चे, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ऑन फ्रूट फ्लाई और ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। ड्रोसोफिला इज सुटेबल एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स, वाई। कहता है जो TH मॉर्गन है ड्रोसोफिला को ही एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स में क्यों लिया। तो देखो 4 रीजन है, आपको याद करके जाना बाबू, ये सब्जेक्टिव पूछता है कि वाई TH मॉर्गन चूज ड्रोसोफिला इन हीज एक्सपेरिमेंट। TH मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में ड्रोसोफिला को क्यों चूज किया था। तो 4 ऑप्शन आपको पढ़ा दिए। तो सबसे पहला सवाल आंसर क्या होगा, ड्रोसोफिला है शॉर्ट लाइफ स्पेन अबाउट 2 वीक्स, क्योंकि ड्रोसोफिला के पास लाइफ स्पेन छोटा है और कितना है, सिर्फ 2 सप्ताह का है। और ड्रोसोफिला को एक बार रिप्रोडक्शन कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, मैटिंग कराते हैं तो लगभग बहुत सारा बच्चा मिलता है, 100 ऑफ स्प्रिंग। इट कैन बी ड्रॉन सिंथेटिक मीडियम इन लैब, और इसको हम लोग लैब में भी बना सकते हैं। इट हैज़ 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम नंबर कम होने की वजह से हमको इसको क्रॉस व्रोस कराने में क्या होता है बच्चे, आसानी हो जाता है, ठीक है। क्रॉस कराने में क्या होता है, आसानी हो जाता है, ठीक है बच्चे। चलो अगला देखेंगे हम लोग। फीमेल आर लार्जर इन साइज, हाँ ये तो ध्यान देना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ड्रोसोफिला जो है तो फीमेल तो बड़ा होता है साइज में, कैन बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेल। लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम पर मत आओ, अभी नहीं पाओगे समझने, सीधे लिंकेज का तुम लोग आ जाओगे कहाँ पर, डेफिनेशन में। जिसको थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी तुम लोग कर सकते हो, जिसको आता है तो देख लो भर नजर, ठीक है। तो क्या है लिंकेज, टेंडेंसी ऑफ ए जीन टू स्टे ओवर क्रोमोजोम, जीन की वो क्षमता जो क्रोमोजोम के ऊपर हमेशा चिपका हुआ रह जाए, एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असेटमेंट। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर तो हो जाएगा, लेकिन किसी के साथ मिक्सअप नहीं होने वाला है। लिंक का मतलब क्या है, जुड़ा हुआ रहना। तो ये ऐसे जीन है जो क्रोमोजोम के ऊपर चिपका हुआ रहेगा, किसी से अदला बदली नहीं करेगा, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सेम टू सेम क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। लिंकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्हाट इज लिंकेज डायरेक्ट पूछ सकता है, एंड रिकॉम्बिनेशन हम आपको क्वेश्चन भी बना के दिए हैं, देख लीजिए।
अब देखो लिंकेज होने की वजह से, किसी से मिक्सअप नहीं होने की वजह से इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। दिस लीड टू जनरेशन ऑफ पेरेंटल जनरेशन इन प्रोजेनी विच ओकेजनल क्रॉसिंग ओवर। जब लिंकेज ज़्यादा होगा तो मिक्सअप नहीं होगा, मिक्सअप नहीं होगा तो क्या पेरेंटल जनरेशन बनेगा कि आपका रिकम्बिनेशन पेरेंटल। तो इसमें रेशियो क्या रहेगा, 98.7% क्या बनता है पेरेंटल और 1.3% क्या बनता है नॉन पेरेंटल या फिर क्रॉसिंग या फिर रिकम्बिनेशन प्रोडक्ट। लिंकेज द एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोनमेंट VBI लाइन मोस्ट PBI। याद रखो लिंकेज जो है मेंडल के लॉ के इंडिपेंडेंट एसोनमेंट का क्या है, ये अपवाद है। टोटल लंबे लिंकेज ग्रुप निकालना सिखाए थे आपका, हैप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम के बराबर होता है। तुमको क्वेश्चन में कैसे देगा कि 2n बराबर 20 तो लिंकेज ग्रुप निकालो, तो n बराबर 20/2 तो क्या हो जाएगा लिंकेज ग्रुप बराबर 20 निकल जाएगा। हैप्लॉइड निकालना है तो लिंकेज निकल जाएगा। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल 2n बराबर 46 तो n बराबर 23, लिंकेज ग्रुप बराबर कितना हो जाएगा 23। दूसरा क्वेश्चन दिया n बराबर 8 तो लिंकेज ग्रुप बराबर 8। ठीक है, ये डायग्राम है, अभी आपको देखना नहीं है, दिमाग का दही नहीं करना है। चलो अगला आ जाओ। हाँ, यहाँ सीधे क्वेश्चन पर आ गए। सम डायहेवियर एक्सपेरिमेंट टेक्स प्लेस बाय TH मॉर्गन ऑन ड्रोसोफिला एंड ऑब्जर्व रिजल्ट्स। जो TH मॉर्गन अपना ड्रोसोफिला पर जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या था। तो है तो बहुत लंबा, आपको हम शॉर्ट में क्लास में भी कराए हैं कि उतना नहीं जाना है तुमको, टू द पॉइंट याद रखना। सुनो, TH मॉर्गन का F1 रिजल्ट था क्रॉस A में, तो क्या था अभी तो बोले हम, तो 98.7% पेरेंटल कैरेक्टर था और 1.3% क्या था आपका रिकम्बिनेशन, मतलब कि मिक्सिंग हुआ ही नहीं है, थोड़ा सा ही मिक्सिंग हुआ है। ठीक है, नंबर। फिर यही TH मॉर्गन ने उसी को आगे ले आके क्रॉस B कराया और जिसका रिजल्ट हमको क्या मिला, इसमें मिक्सिंग क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, मतलब रिकम्बिनेशन ज़्यादा हो गया और लिंकेज कम हो गया। तो देखो यहाँ पर लिंकेज क्या था 98.7%, यहाँ पर कितना हो गया 62.8%। तो पेरेंटल करेक्टर है और 73.2% क्या रिकम्बिनेशन है। एट द प्लेस ऑफ एक्सपेक्टेड रेशियो 9:3 द वेरिएशन रेशियो इज ड्यू टू लिंकेज। कहता है कि मेंडल के रेशियो के हिसाब से क्या आना चाहिए 9:3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर टोटल रेशियो उल्टा पुल्टा हो जाता है। ठीक है, ये देखो स्टेटमेंट जो मेंडल का रेशियो का F1 क्रॉस में जो थोड़ा सा रिकम्बिनेशन मिला है 1.3, क्यों, विच अकर्स इंडिकेट जीन आर क्लोजली प्लेस्ड ऑन सेम क्रोमोसोम व्हाइल सेकंड क्रॉस द रिकम्बिनेशन इज लार्जर दैट इज 37% मीन द डिस्टेंस बिटवीन लिंकेज जीन आर ग्रेटर। तो आप सबको पता है, थ्योरी हम पढ़ाए हैं आपको, रिकम्बिनेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चे, डिस्टेंस बिटवीन जीन के बीच जितना दूरी बढ़ेगा रिकम्बिनेशन उतना होगा, जबकि लिंकेज उतना घटेगा। ठीक है, जीन के बीच डिस्टेंस जितना ज़्यादा बगल में होगा लिंकेज उतना ज़्यादा होगा, रिकम्बिनेशन घटते जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल चलता है। ये लाइन देखो, ऑब्जेक्टिव काम आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन के बीच अगर दूरियाँ बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा, जबकि जीन के बीच दूरियाँ घटेगी तो क्रॉसिंग ओवर कम हो जाएगा। ये देख लो, ये नेट के लिए कभी कभी आता है। द रिकम्बिनेंस फ्रीक्वेंसी बिटवीन A एन सी 10%, B एन सी 5%। ठीक है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। तो ये निकालने का एक ही तरह, मैक्सिमम किसके बीच है A और C, तो मैक्सिमम लिख लो, यहाँ से यहाँ तक क्या है 10 है, और क्या लिखा है B एंड C के बीच, तो 5 है, तो B यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं, C यहाँ होगा। तो कहता है कि जीन का जो क्या है आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए A B C। निकालना सिखाए थे ना बाबू, निकालना सिखाए थे नहीं सिखाए थे, सिखाए थे ना। चलो आ जाओ अगला। चलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसे इतना नहीं जाएंगे हम। 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम सबको पता है, ऑटोजोम्स 22 होता है, एलोजोम्स और सेक्स क्रोमोसोम को बोलते हैं, एक जोड़ा होता है। ठीक है, वाई क्रोमोसोम को हैंकी ने डिस्कस किया था, लाइज में साल, जहाँ बस एक नज़र पढ़ लो, इससे सवाल नहीं आता। और मेल हेट्रोगेमेट, यहाँ से सवाल आता है, आपको बोले भी थे सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेल हेट्रोगेमेट सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये। अच्छा, मेल हेट्रोगेमेट दिखाता कौन है, पहले तो आपका ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा है हमको, आपको मॉडल पेपर में बहुत सारा सवाल पूछा है। ये सुनो, HDC ह्यूमन ड्रोसोफिला और ग्रासहोपर कौन दिखाता है, मेल हेट्रोगेमेट ह्यूमन ड्रोसोफिला और ग्रासहोपर। XX टाइप में क्या होता है, ए में क्या है XX टाइप, तो XY क्या होगा मेल और XX क्या होगा फीमेल। तो ये ऐसा कौन दिखाता है, ह्यूमन और ड्रोसोफिला। एक हो X0 टाइप, देख लो X0 टाइप, तो X0 क्या होगा मेल, XX क्या होगा फीमेल, कौन दिखाता है ग्रासहोपर। ठीक है, दूसरा टाइप जो हमारे पास है फीमेल हेट्रोगेमेट, मतलब फीमेल हेट्रोगेमेट होगा। तो जैसे कि देखो, ये एग्जांपल कौन दिखाता है वो BB बर्ड्स और बटरफ्लाई। तो ZW ZZ टाइप कौन दिखाता है आपका बर्ड्स, और Z0 ZZ कौन दिखाता है आपका बटरफ्लाई। BBI सेक्स डिटर्मिनेशन हेट्रोगेमेट्स टाइप वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फीमेल हेट्रोगेमेट क्या है बाबू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्स लिमिटेड है नॉट इम्पोर्टेंट, अभी हमको तेज़ी से निकलना है क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं हम। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, आओ बाबू बात करते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर को आपको दिमाग में 3 तो बताए हैं, हेमोफीलिया, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस,
और क्या सिकल सेल एनीमिया, ये तीनों पढ़ने के बाद और आपका डाउन्स और वो दूसरा क्या है बच्चे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट का तीनों जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे सारा इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान देना इस तीनों चीज़ को बढ़िया से, ठीक है। आ आ मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोजेनिक, क्या लिखा है, मोनोजेनिक डिजीज। दिस काइंड ऑफ डिजीज आर caused by mutation in one gene and they pass from one generation to the next generation per Mendelian principle. Mendelian disorder follow criss-cross inheritance, means this disease is directly transferred to the opposite sex। मतलब क्या, ये क्रिस क्रॉस पैटर्न को फॉलो करता है। अगर फादर को है तो मतलब बाप को है तो बेटी को होगा, और माँ को है तो बेटा को होगा, इसी को क्रिस क्रॉस बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हम बनाए कितना बढ़िया से। आओ अब जो ट्रिक तुम लोग को याद करने का बताए थे, ये लिस्ट है मेंडेलियन डिसऑर्डर का। देखो तो ये कौन है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। कलर ब्लाइंडनेस होगा, हेमोफीलिया होगा जिसको ब्लीडर डिजीज बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया होगा, फेनाइलकीटोनुरिया होगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा, थैलेसेमिया होगा और मायोडिनम डिस्ट्रोफी। तो इसमें से तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कलर ब्लाइंडनेस है, हेमोफीलिया और सिकल सेल, ये तीनों पढ़ाई भी है आपको। कौन डोमिनेंट है, कौन रेसेसिव है, तो सबको पता है सब रेसेसिव है। देखो रेसेसिव 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 रेसेसिव, सिर्फ डोमिनेंट एक ही तो है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपके सिलेबस के हिसाब से डोमिनेंट एक ही तो है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं इसको, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। अब कहता है कि कौन सेक्स लिंक है, मतलब आपको तो पता ही, और कौन ऑटोजोमल है, ठीक है। ऑटोजोम मतलब XY क्रोमोजोम पे नहीं होगा, कोई और क्रोमोजोम पे होगा, ठीक है। तो ऑटोजोमल होगा या फिर सेक्स लिंक होगा। देख लो तो सारा क्या है बच्चे, दो ही तो सेक्स लिंक है, बाकी सब तो ऑटोजोमल है। कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया क्या है आपका, सेक्स लिंक और सेक्स लिमिटेड लिंक इनहेरिटेंस, जबकि बाकी सब तो क्या है बाबू, ऑटोजोमल डिसऑर्डर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। सेक्स लिंक है, ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स लिंक। सेक्स लिंक को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, देखो एक्स लिंक। तो दो ही तो है, कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया, बाकी सब तो क्या बाबू, ऑटोजोमल। देखो कितना बढ़िया से ट्रिक से बताए थे। मेंडेलियन डिसऑर्डर में सब तो रेसेसिव है, रेसेसिव है, रेसेसिव है, रेसेसिव रेसिव, डोमिनेंट कौन तो है, सिर्फ और सिर्फ मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। बाकी यहाँ पर मेंडेलियन डिसऑर्डर में ही आपका कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया सिर्फ आपका क्या है, एक्स लिंक या सेक्स लिंक, बाकी तीनों तो सब जितना है सब तो क्या है, ऑटोजोमल्स है कि नहीं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस ले। तो और डेफिनेशन इसका याद करें, तीन तो बीमारी तो बाबू मेंडेलियन और क्या बोलता है जी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का रट के ही जाना, ठीक है। और वो भी क्या रट के जाना है आपको दे दिए हम सजेशन पेपर में, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है, इट इज़ रेसेसिव एक्स लिंक डिजीज। आपको पता है एक्स लिंक है, इन विच द अफेक्टेड पर्सन आर अनेबल टू डिफरेंस बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। आपको पता है जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, उसको लाल और ग्रीन कलर में पहचान नहीं होती है। तो आपको पता है रेसेसिव है, एक्स लिंक है कि नहीं है। और जिस पर्सन को होता है रेड और ग्रीन कलर में पहचान करने नहीं पाएगा। द पर्सी तो क्या क्या जीनोटाइप हो सकता है, देखो XX रहेगा तो फीमेल तो होगा, नॉर्मल फीमेल, और XX रहेगा क्या रहेगा, कैरियर फीमेल। फीमेल को होने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम को इफेक्ट होना जरूरी है, किसमें, एक्स लिंक डिजीज में। जबकि मेल को होने के लिए एक ही एक्स क्रोमोसोम पे हो जाएगा तो हो जाएगा। तो XX है तो क्या, नॉर्मल फीमेल, XX है तो क्या, कैरियर फीमेल, और XX है तो अफेक्टेड फीमेल, या फिर इसी को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो मेल का क्या कंडीशन होगा, देखो मेल में देखो XY है तो नॉर्मल, और मेल के एक ही टो में अगर आपका अफेक्टेड हो गया तो कलर ब्लाइंड। इसका एक न्यूमेरिकल बढ़िया से करके जाना बाबू। एक कलर ब्लाइंडनेस मैन को कलर ब्लाइंड में बता दिया तो XY पे क्या लगा दोगे, C लगा दोगे। मैरी विथ ए वोमेन हु इज कैरियर, वो कैरियर है तो कैरियर के लिए क्या लिखोगे, XC। अब दोनों को क्या करा दो, क्रॉस करा दो, है कि नहीं। तो कलर ब्लाइंड ये देख लो, ये तो करके देख लो तुम लोग, हम मेरे पास टाइम नहीं है, तुम लोग देख लो एक लोग करके बढ़िया से। अब हेमोफीलिया भी क्या है, एक्स लिंक है, ब्लीडर्स डिजीज है, इसी को हेमोफीलिया को ब्लीडर डिजीज बोलते हैं, ठीक है। सेम टू सेम वैसे लिखना है, इट इज एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज। इन दिस डिजीज ब्लड फेल टू क्लॉट और कोगुलेट। कलर ब्लाइंड सॉरी हेमोफीलिया में खून जमने नहीं पाता, कोलोट, ठीक है। इट इज एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज। इन दिस डिजीज ब्लड फेल टू क्लॉट और कोगुलेट ड्यू टू any injury. The person suffering from this disease unable to synthesize a normal blood protein called AHG, anti-hemoglobin factor, which is required for the normal blood clotting. देखो blood clotting. So given a small may cut lead to the continuous exuding blood.
जीनोटाइप इंपॉर्टेंट है। फीमेल का एक्स नॉर्मल होगा, एक्स पे क्या कैरियर हो जाएगा, पढ़ाई ही बढ़िया से। एक्स क्या हो जाएगा आपका हेमोफिलिक, ठीक है, सर्वाइव बना जाएगा। मेल के लिए एक्स वाई क्या होगा, नॉर्मल एक्स वाई क्या होगा, फिर क्रॉस कराओ सेम टू सेम। ए हेमोफिलिक मैन को क्या हेमोफिलिया है, तो एक्स वाई पे एक्स पे क्या लगा दोगे एच। मैरिड टू एमन हुई चीज़ हेमोफिलिया, और औरत को विच इज हु इज हुज फादर इज हेमो, अच्छा उसके बाप को, औरत के बाप को हेमोफिलिया है, तो बाप क्या होगा एक्स वाई, तो हेमोफिलिया तो क्या एच होगा, तो औरत क्या हो जाएगा कैरियर। तो पूछता है अगर नॉर्मल है, ये सब का देख लेना क्या तुमसे पूछ रहा है। सिकल सेल एनीमिया को भी देख लो, ठीक है। इट इज़ ऑटोजोमल डिजीज, हम क्या बोले एक्स लिंक 2 ही तो है, अभी जस्ट बोले एक्स लिंक कितना है आपका 2 ही तो। आपका एक तो क्या होगा वो कलर ब्लाइंड है, दूसरा हेमोफिलिया। अब सिकल सेल एनीमिया क्या है आपका ऑटोजोमल है, यहाँ पर क्या है आपका आरबीसी का सेम बाइकनकेव शेप, तो सिकल शेप हो जाएगा, है कि नहीं है। दिस इज ऑटोजोमल डिजीज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर। ये तभी होगा जब दोनों पेरेंट्स क्या होगा कैरियर। द डिजीज इज कंट्रोल बाय सिंगल पेयर ऑफ एलील दैट इज हीमोग्लोबिन ए होने। एच बी क्या होगा नॉर्मल होगा, एच बी क्या होगा कैरियर होगा, जिसको होगा तो उसको मलेरिया नहीं होता है। एच बी सब इसके अफेक्टेड है। द डिफेक्ट इज काउज बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक अमाइनो एसिड बाय वेलाइन, याद रखो। देखो ये वेलाइन है, छठा नंबर में क्या है ग्लूटामिक एसिड, इस छठा नंबर के ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करके कौन आ जाएगा आपका वेलाइन, फिर से आ गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन। द डिफेक्ट कॉज बाय सब्स्टिट्यूशन होता है इस ग्लूटामिक एसिड बाय वेलाइन अमाइनो एसिड एट द 6th पोजीशन, याद रखना एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन। अरे मतलब कुछ नहीं, हेमोग्लोबिन क्या है प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड का बना होता है, तो छठा नंबर का जो अमाइनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड वो रिप्लेस हो जाएगा वेलाइन के थ्रू। तो इस वेलाइन के थ्रू रिप्लेस होने की वजह से सुनो पूरा हेमोग्लोबिन का चेन में ही डिफेक्ट आता है। इस डिफेक्ट की वजह से आपका जो आरबीसी का शेप है नॉर्मली कैसा होता है बाइकनकेव से कैसा हो जाएगा आपका सीकल शेप हो जाएगा, बस जिसमें ट्रांसपोर्ट में क्या हो जाती है दिक्कतें हो जाती है। तो म्यूटेशन hemoglobins undergo polymerization under low oxygen tension causing change in the shape of the RBC from biconcave to elongated sickle shape। कैसा हो जाएगा सिकल शेप हो जाएगा। देखो ये वेलाइन है, अब तो एक बार चैन का सीक्वेंस देख लो, भाल हिज ल्यू था प्रो गुलू गुलू, पता है आपको गुलू गुलू, जो 6 नंबर का जो गुलू है उसको रिप्लेस करके भाल आ जाएगा, वेलाइन आ जाएगा, ठीक है। और आरबीसी का शेप बाइकनकेव से क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बच्चे सिकल एंड शेप हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे फिनाइल कीटोन यूरिया भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिनाइल एलानिन, सुनो फिनाइल एलानिन देखो एक अमाइनो एसिड का नाम है, और फिनाइल टायरोसिन भी आपका क्या है अमाइनो एसिड का नाम है। तो फिनाइल एलानिन फिनाइल टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, और किसके प्रेजेंस में फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो होता क्या है फिनाइल एलानिन, ठीक है, में जब एक एंजाइम है वही फिनाइल हाइड्रोक्सी एंजाइम जब नहीं बनेगा बॉडी के अंदर, सुनो हमारे बॉडी के अंदर जब हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनेगा तो ये फिनाइल एलानिन फिनाइल टायरोसिन में कन्वर्ट होने नहीं पाएगा। तो नहीं होने की वजह से ये जो फिनाइल एलानिन है धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड में, और ये डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ पर आपका ब्रेन में, और आपको क्या हो जाएगा बच्चे मेंटल हेल्थ काउज कराने वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं है। फिनाइल एलानिन फिनाइल टायरोसिन में कन्वर्ट होता है नॉर्मली, ठीक है, और किसके प्रेजेंस में फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के। जब ये एंजाइम की कमी हो जाएगी बॉडी में तो ये एलानिन आपका टायरोसिन में कन्वर्ट होने नहीं पाएगा, और एलानिन के कन्वर्ट नहीं होने की वजह से फिलानिन में ये फिनाइल एलानिन धीरे धीरे फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और डिपॉजिट हो जाएगा ब्रेन में, जिसके कॉज मेंटल रिटार्डेशन फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है। इट इज़ इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म कॉज बाय ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। द अफेक्टेड पर्सन फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इज नॉट सिंथेसाइज which convert phenylalanine into phenyl tyrosine। देखो बोले ना वही बात, due to accumulation of phenylalanine which later convert into phenyl pyruvic acid which accumulate in brain and cause mental retardation, and these are also excreted through urine due to poor evacuation by kidney। और धीरे धीरे पेशाब के थ्रू भी बाहर आने लगता है। इंपॉर्टेंट है, थैलेसीमिया नॉट मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसको आगे बढ़ो। चलो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग आगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या बोले थे बाबू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, आप लोग स्पीड में देखिएगा, ठीक है। अभी भी बहुत टाइम है, आप जब ये पूरा चैप्टर आपका रिवाइज करा देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ध्यान से देखिए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ड्यू टू इम्बैलेंस इन क्रोमोसोम और रीअरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम में इम्बैलेंस हो या कुछ चेंज आ जाए तो सबसे पहले डाउन सिंड्रोम को वीवीआई करो, हर साल पूछता है, 3 हीरो तो पढ़ना है, डाउन क्लिनफिल्टर्स और टर्नर्स, रट के जाना है।
इट इज डिस्कवर्ड बाय लैंगडॉन डाउन। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में सबसे पहले क्या देखेंगे, लैंगडॉन किसने खोज किया, लैंगडॉन डाउन। इट अगर ड्यू टू ट्राइजोमी, ट्राइजोमी का फॉर्मूला पता है 2n+1 ऑफ द 21वां जोड़ा ऑफ क्रोमोजोम। दस टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज 47, सबको पता है। द अफेक्टेड पर्सन हैव शॉर्ट स्टेचर, शॉर्ट हाइट, स्टेचर मतलब क्या है, शॉर्ट हाइट। लक्षण क्या होगा जिसको ये होगा, डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में याद रखना 21वां नंबर का क्रोमोजोम पे ट्राइजोमी है, तो टोटल क्रोमोजोम कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल राउंडेड हेड, छोटा सा माथा होगा, फरो टंग, ठीक है, टंग फरो होगा। पार्शियल ओपन माउथ, मुंह हमेशा खुला हुआ रहेगा। ब्रॉड पाल्म विथ पाल्म क्रीज, पाल्म क्रीज मतलब क्या, ऐसे पकड़ेगा कोई चीज़ को छोड़ेगा नहीं। मेनी लूप्स ऑफ फिंगर, फिंगर्स में ये चार है ना, लूप्स बहुत सारा बन जाएगा बंदर के तरह। रिंकल टंग, जीभ फटा हुआ रहेगा। मेंटल एंड फिजिकल रिटार्डेशन, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, ये सारा लक्षण है जिसको डाउन सिंड्रोम होगा। तो सिंपल में हम लोग क्या बोलते हैं, बोका आदमी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को रट के जाना बाबू, और मेंडेलियन डिसऑर्डर को भी दो तो सही है, हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस में से एक तो आना ही है, ठीक है। हाँ, हम बात करें क्लियर फिल्टर्स में, यहाँ पर भी ट्राइजोमी होता है, तो ट्राइजोमी का फॉर्मूला क्या, 2n+1, लेकिन यहाँ पर कितना, एक्स क्रोमोजोम का ट्राइजोमी होता है। तो एक्स ट्राइजोमी से क्या फायदा है, देखो, इट अकर्स ड्यू टू ट्राइजोमी ऑफ 1 एक्स क्रोमोजोम। 10 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना हो जाएगा, 47 होगा कि नहीं होगा, तो देखो 47 हो जाएगा, तो देखो ओह 44+, it occurs due to non-distinction of gamete or fusion of normal male gamete, that is 2n+xy, वो कंडीशन दिखाते हैं with abnormal female, another female normal. The affected person are sterile male, याद रखना, औरत मर्द बनता है, औरत नहीं बनता है, which masculine development। अरे एक एक्स क्रोमोजोम, सुनो एक्स वाई क्या है आपका, मेल बनता है, इसमें और एक्स क्रोमोजोम मिला है, तो औरत वाला चाल आ जाएगी, मर्द वाला आएगा तो औरत वाला आएगा, तो औरत वाला चाल कैसा हो जाएगा, देखो पर्सन स्ट्राइल मेल विथ मस्कुलिन डेवलपमेंट, ठीक है। सम टाइम देखो कभी कभी फीमेल लाइक कैरेक्टर्स, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ग्लैंड, ठीक है, गायनोमस्टिया, हाई पिच वॉइस, है कि नहीं, आवाज़ लड़की की तरह हो जाएगा। टर्नर्स में क्या हो जाएगा, मोनोजोमी हो जाएगा। मोनोजोमी का फॉर्मूला क्या है, 2n-1, तो द टोटल क्रोमोजोम कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अगर सुनो XX होता तो फीमेल होता, लेकिन एक्स क्रोमोजोम और एक कम हो गया तो फीमेल का कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो जीरो फिगर वाली फीमेल, है कि नहीं। तो देखो टर्नर्स, इट इज अगर ड्यू टू मोनोजोमी 2n-1 ऑफ एक्स क्रोमोजोम। 10 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम 45। जब एक क्रोमोजोम घट जाएगा तो टोटल 45 हो जाएगा। कहता कौन सा क्रोमोजोम घटता है, एक्स क्रोमोजोम घटता है, ठीक है। इट इज फॉर्मेट, ठीक है, कहाँ लिखा है, टोटल नंबर 45। इट इज फॉर्मेट व्हेन नॉर्मल स्पर्म 22+X फ्यूज विद द एबनॉर्मल एक्स 22+0, और एबनॉर्मल स्पर्म 22+0 फ्यूज नॉर्मल एक्स। सच फीमेल्स आर स्टेराइल, याद रखना ये औरत बनती है, ठीक है। Sterile ovary are rudimentary, very small in size, beside other features including secondary sexual absent like no development of breast gland, ठीक है, pubic hair shortness। अरे औरत वाला लक्षण कुछ होगा ही नहीं उसके अंदर, ठीक है, सिंपल सी बात है। आओ, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है म्यूटेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत याद रखना। म्यूटेशन, मोस्ट बी वे म्यूटेशन, सडन इनहेरिटेंस चेंज इन द जीन इज नॉन एज म्यूटेशन। अचानक से किसी जीन में जब अचानक से बदलाव आ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। म्यूटेशन कुछ भी हो सकता है, इट इज़ मेनली 3 टाइप्स। आप सबको पता है म्यूटेशन 3 टाइप्स का, जीनोमेटिक पढ़ाया था आप लोग को, या इसी को पॉइंट म्यूटेशन होता है, या चेंज इन बेस पर, एक ही दो बेस में जब चेंज होएगा, ठीक है। मान लो AT है ना यहाँ पर, तो ए की जगह कोई और रिप्लेस हो जाएगा, C आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो गया। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जीनोमेटिक का, हम लोग बताए थे सिकल सेल एनीमिया, जहाँ पर ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कौन करता है, आपका वेलाइन करता है। दूसरा क्रोमोजोमल एब्रिविएशन, मतलब चेंज इन DNA सेगमेंट। तीसरा है जीनोमेटिक, डायरेक्ट चेंज इन क्रोमोजोम नंबर, क्या हो जाएगा, क्रोमोजोम नंबर क्या हो जाएगा, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। आओ देख लेते हैं बाबू, बढ़िया से करना। म्यूटेशन से सवाल बहुत आता है बच्चा, सब बहुत ज़्यादा सवाल आता है। जीनोमेटिक म्यूटेशन, इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। एनियोप्लॉइडी, चेंज इन इंडिविजुअल पेयर ऑफ क्रोमोजोम, एनियोप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी, लॉस इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम। हाइपरप्लॉइडी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम। हाइपोप्लॉइडी में मोनो हो जाएगा 2n-1, फिर 2n-1 के डबल मोनोजोमी, और 2n-2 क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लोजोमी। ये पढ़ाए हैं आप लोग, एक नज़र देख लीजिए। हाइपरप्लॉइडी में क्रोमोजोम क्या बढ़ जाएगा, ट्राइजोमी में क्या हो जाएगा 2n+1, डबल ट्राई में 2n+1+1, और टेट्राजोमी में 2n+2, ठीक है। आ जाइए, क्रोमोसोमल एब्रिविएशन टाइप में क्या हो जाएगा, चेंज इन सेगमेंट ऑफ DNA के सेगमेंट में बदलाव आ जाना। डिलेशन, लॉस ऑफ सम पार्ट ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है, जैसे कि ABCDF है तो डिलीट अगर हो जाएगा तो ABCDF, नीचे का ABCDF क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिलीट हो गया। ये एग्जांपल क्या है डिलेशन में। फिफ्थ पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऑल्सो कॉल्ड क्रायोडुचेट सिंड्रोम,
5वां पेयर क्रोमोजोम में कभी कभी डिलीट होता है। डुप्लीकेशन, क्रोमोजोम का कोई पार्ट क्या हो जाएगा, डबल बन जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। गेन इन सम पार्ट ऑफ क्रोमोजोम, डीएनए का ABCDF है यहाँ पर, ABCDF है यहाँ पर, देखो DEF 2 बार आ गया तो डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल क्या, बार आई ड्रोसोफिला, ठीक है। फ्रूट फ्लाई में बार आई बोलते हैं उसको, आई नॉर्मल साइज से बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। अब ट्रांसलोकेशन, जब क्या होता है कि एक जीन दूसरी जगह जीन के पास चले जाता है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। एक्सचेंज ऑफ क्रोमोजोमल पार्ट टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम इज कॉल्ड एज इलेजियल क्रोमोजोम ओवर, ठीक है। जीन म्यूटेशन, अभी सब जस्ट बोले हम लोग, जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। इट इज अराइज ड्यू टू चेंज ए सिंगल बेस पेयर, जब एक बेस पेयर से ही चेंज हो जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन 2 टाइप्स का, सब्स्टिट्यूशन या फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का डायरेक्ट एग्जांपल देना आप लोग, थैलेसीमिया इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, ठीक है। ट्रांजिशन, ट्रांसवर्सन, ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं है ये। ट्रांजिशन, जब सेम प्यूरिन रिप्लेस करेगा इसको, प्यूरिन को, यहाँ पर प्यूरिन रिप्लेस पैरामिन को ट्रांसवर्सन बोलेंगे, ठीक है। पेडिग्री पूछा इस बार मॉडल पेपर 5 में दिया है, ठीक है, गेस्ट पेपर में दिया है तो हम भी दिए हैं। पेडिग्री एनालिसिस वाज डेवलप्ड टू अंडरस्टैंड द इंटेंस ऑफ ए जीन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इट वाज डेवलप्ड एज अ चैट कैन रिप्रेजेंट अ फैमिली ट्री अलोंग विद द फैमिली मेंबर्स एंड देयर जेनेटिक स्टेट। सिंबल्स याद करके पढ़ देंगे, जाना बाबू देख लेना, याद नहीं करना। ये मेल है, ये फीमेल है, ये सेक्स अनस्पेसिफाइड, इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर गोला करके पेंट किया हुआ है तो क्या हो जाएगा, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। अगर एक डंडा दे देंगे तो शादी हो रहा है, 2 डंडा देंगे तो शादी अपनों के बीच में हो रहा है। डंडा देके फिर बच्चा दिखा देंगे तो ब्याह करके बच्चा पैदा कर लिया। फिर देखेंगे यहाँ पर कलर कर देंगे तो ब्याह करके बच्चा जो पैदा किया अफेक्टेड बच्चा है, और ये 5 अनअफेक्टेड चाइल्ड, ठीक है। थैंक यू। इस प्रकार आप लोग का पूरा जेनेटिक्स हम बैठे बैठे रूम में बैठे बैठे रिवाइज करा दिए। जब डालेंगे ग्रुप में तो आप फुल स्पीड में देखिएगा, 20 मिनट में आपका खत्म हो जाएगा। मतलब 1 घंटा में आधा का 20 मिनट में आप जेनेटिक्स पार्ट 1, 20 मिनट में जेनेटिक्स पार्ट 2, और 20 मिनट में आप जब इवोल्यूशन देख लोगे तो जेनेटिक्स का पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा। और कंप्लीट यूनिट में आपका टोटल 25 नंबर है तो फ़ायदा हो जाएगा। और लगे हाथ जब ये रिवाइज कर लो तुरंत आपको DPP भी लगा लेना है, तो चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो स्पीड में देख लो यूट्यूब में, इसको देखने के बाद तुरंत जाके DPP को भी लगा लो, तुमको मज़ा आ जाएगा। हम तुम्हारे लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बस लास्ट टाइम है, डरना नहीं है। इसको शेयर कर दो प्लीज़, ठीक है। अब इसके बाद जेनेटिक्स पार्ट 2 भी कराएं या नहीं कराएं, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करो, ठीक है। करना है कि नहीं करना है, या तुमको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जम के रिवाइज करो, अभी भी बहुत टाइम है, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। डरना नहीं है, सब बेस्ट होगा। बोर्डे का तो एग्ज़ाम है, तुम लोग इतना डर जाते हो यार, इतना आसान है सबसे। देखो कैसे तुम लोग को, तो एक चीज़ हम बार बार बोलते हैं, 29 नंबर तो प्रैक्टिकल में लेके आओगे, 34 नंबर ऑब्जेक्टिव में लेके आओगे। यहाँ देखो 29 नंबर कहाँ प्रैक्टिकल में मिल ही देगा, वो तो मिला हुआ है तुमको, आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब हम इतना जो करा रहे हैं तुम्हारे लिए, तुमको 70 में से 35 से क्वेश्चन तो ढूंढना है यार। हम लगे हुए हैं तो सब तो ढूंढवा देंगे, वही काम के लिए तो हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो 70 में से 35 तो ऑब्जेक्टिव लेके आ जाओगे, बस इतना मेहनत कर रहे हो। अगर मेरा जो भी सब्जेक्टिव अगर पढ़ के गेस करके जो दिए हैं अगर उसको फॉलो किया है तो 35 में से 25 से 30 नंबर नहीं, कम से कम 27 नंबर तो लिख ही लोगे। बाकी लिखने वाला तो पूरा लिखेगा, ठीक है। घिस की इतना हम एवरेज ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, देखो इतना तो लेके ही आओगे। 7 5 12, 12 और 9 कितना हो गया बच्चा सब, 12 और 9 कितना हो गया बोलो रे, 10 21 अब मेरा 2 3 2 5 2 7 2 9, एवरेज 91 नंबर प्लस आ रहा है, प्लस भी आएगा, क्या टेंशन ले रहे हो। तो मेरा है ना ये जिम्मेदारी, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, है कि नहीं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ शेयर कर दो या फिर लाइक भी कर दो। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ज़रूर बोलो यार, ठीक है। उसके बाद हम लोग करा देंगे, अच्छा लगेगा तो जेनेटिक्स पार्ट 2 कराएंगे, उसके बाद क्या करा देंगे, बायोटेक करा देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ओके।